बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सिंध हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर तैनात करने के लिए सिंध असम्बली से एक कानून पास करवाया है। सिंध गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर क्यों तैनात करना चाहती है, इस फैसले को एकेडमिक हलकों की जानिब से तालीम पर हमला क्यों करार दिया जा रहा है, और सबसे बढ़कर ब्यूरोक्रेट्स के वाइस चांसलर लगने के तालीमी निज़ाम पर क्या असरात मुरतब होंगे, आज के इस वीलॉग में हम इन 3 बुनियादी नुकात पर बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सिंध असम्बली में सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक कानून मंजूर करवाया गया है, जिसके तहत अब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स वाइस चांसलर के ओहदे पर तैनात हो सकते हैं। इस कानून की सबसे खास बात यह है कि वाइस चांसलर की तैनाती के लिए सिंध के अंदर पीएचडी होने की शर्त खत्म कर दी गई है, एमफिल होने की शर्त खत्म कर दी गई है। महज एक ब्यूरोक्रेट जिसके पास मास्टर डिग्री है, अब वो सिंध की किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तैनात हो सकता है। और सिंध गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये कानून ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं है, ये ओपन है, यानी किसी भी शोबे से, किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स जिसका एकेडेमिया के साथ ताल्लुक नहीं है मगर वो मास्टर डिग्री होल्डर है, वो वाइस चांसलर के ओहदे के लिए अप्लाई कर सकता है। अब सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला क्यों किया है, इस फैसले की वजूहात क्या हैं, इस पर बहुत बहस हो रही है और बहुत तनकीद हो रही है। मुख्तलिफ हलकों की मुख्तलिफ राय है, मगर वज़ीर आला सिंध ने कुछ चार्जेस फ्रेम किए हैं इस फैसले को करने की बुनियाद के हवाले से। वज़ीर आला सिंध ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हरासमेंट के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर माली करप्शन बहुत ज़्यादा है, एकेडमिक डिसिप्लिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और जो माली करप्शन है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुकी है, जिस बुनियाद पर वो समझते हैं कि वो वाइस चांसलर्स को चूंकि हटा नहीं सकते, वो एक प्रोसेस के ज़रिए आते हैं, तो फिर उनको इस किस्म के कवानीन पास करने पड़ रहे हैं और वो अब ब्यूरोक्रेट्स को लगाना चाहते हैं। अब ये जो चार्जेस हैं हरासमेंट के, करप्शन के, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शोबा है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट का शोबा है, मिनिस्ट्रीज का, पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पे खवातीन को हरासा नहीं किया जाता। और क़यामत की निशानी है अगर सिंध का चीफ मिनिस्टर ये कहे कि वाइस चांसलर्स करप्शन कर रहे हैं। जो सिंध गवर्नमेंट, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जिसका दूसरा नाम करप्शन है, सॉरी टू से, जिसकी जरदारी साहब के ऊपर मिस्टर 10% का तो टैग है बाकायदा तौर पर, और करप्शन की दास्तानें हैं, जहाँ पे वो उस मुंह से, उस चीफ मिनिस्टर के मुंह से ये बातें निकलना कि करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, तो ये आई थिंक ये जो करप्शन का फार्मूला है ये चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी अप्लाई होता है, ये बाकी डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी होता है। फिर एक और बड़ा नुक्ता उठाया जा रहा है कि आखिर ब्यूरोक्रेट्स के पास ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है, ऐसी कौन सी उनकी आली शान परफॉर्मेंस है जिसकी बुनियाद पर सिंध गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर सूबे में जामियात के वाइस चांसलर्स के ओहदे पर ब्यूरोक्रेट्स को तैनात कर दिया जाए तो उससे तालीमी निज़ाम ठीक हो जाएगा, उससे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बेहतर हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्सेलेंस जो जिसकी तलाश में हम निकले हुए हैं वो चीज़ें हम अचीव कर लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को 4 तबकात ने लूटा है, बर्बाद किया और तबाह किया है: सियासतदान, जज, जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स। ये वो 4 शोबे हैं, ये वो एलीट कैप्चर है जिसने जिस सिस्टम के ऊपर हाथ रखा है उसका सत्यानाश कर दिया। अब ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक केक है और इस केक के हिस्सों के ऊपर लड़ाई हो रही है। और लड़ाई किस तरीके से हो रही है कि यहाँ पर जर्नैल सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके पास बंदूक भी है, उनके पास बूट भी है, तो वो अपनी ताकत से क्या करते हैं कि जैसे कोई जर्नैल रिटायर होता है, उसको, उसकी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए उसके रिटायरमेंट से पहले ही
एक ओहदा तैयार कर दिया जाता है। अच्छा जी, आप चेयरमैन नैब लग जाएं जाके, आप चेयरमैन पीटीए लग जाएं, आप जनाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड लग जाएं जाके, किसी को आप पीआईए का इंचार्ज बना देते हैं, किसी को आप स्टील मिल के ऊपर लगा देते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर जो जर्नैल हैं उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का सरबराह बना दिया जाता है। अब जब जर्नैलों को पाकिस्तान के अंदर इस केक के अंदर बहुत सारा हिस्सा मिल रहा है तो फिर ब्यूरोक्रेट्स कैसे पीछे रह सकते हैं। अब सिंध गवर्नमेंट ने एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है कि ब्यूरोक्रेट्स की बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनकी रिटायरमेंट से पहले उनके लिए ऐसे ओहदे क्रिएट कर दिए जाएं जो उनके लिए इज्जत का बाइस भी हों, माली आसूदगी का भी बाइस हों। तो ये अब वाइस चांसलर्स के ओहदे ब्यूरोक्रेट्स के लिए मुकर्रर कर दिए गए। लेकिन ये जो ओहदे मुकर्रर किए गए हैं इसके ऊपर भी अब बहुत ज्यादा तनकीद कुछ और हल्के एक और नुक्ता नजर से कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो सिंध है इसकी डायनामिक्स, इसकी पॉलिटिक्स बाकी मुल्क से बड़ी मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये चाहती है कि अब जो वाइस चांसलर्स हैं वो भी जाले हों, यानी कि अब जो वाइस चांसलर्स लगाए जाएंगे वो ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो लॉयलिस्ट होंगे, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे। उनका ऑब्जेक्टिव तालीमी निज़ाम नहीं होगा बल्कि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फोकस करना होगा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। फिर दूसरा नुक्ता नज़र ये कहता है कि बुनियादी तौर पर जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जामियात हैं, उनकी जो लैंड है वो बहुत बड़ी है। मिसाल के तौर पे जो कराची यूनिवर्सिटी है, इसी तरह जो दीगर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास हज़ारों एकड़ के अंदर रकबे हैं। इन रकबों के ऊपर कब्जे करने के लिए बुनियादी तौर पर एक ग्रेटर प्लान बनाया गया है ताकि जो लैंड माफिया है वो बड़े आराम से, सुकून से, तरीके के साथ ये कब्जा कर सके इन सरकारी यूनिवर्सिटीज की ज़मीनों पर। और एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि बुनियादी तौर पे अब जो टीचर्स की तकर्री और तैनाती है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, एकेडमिक स्टाफ है, बुनियादी तौर पे अब ये पॉलिटिकल भर्तियां की जाएंगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्टील मिल के अंदर की गई, जैसे पीए के अंदर की गई, जैसे रेलवे के अंदर की गई। तो बुनियादी तौर पर ओवर क्राउडेड किया जाएगा। और हम इससे पहले इदारों का जो रिजल्ट है वो हम बाकायदा तौर पर देख चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इदारों के सिस्टम्स को तबाह किया गया। तो ये फार्मूला अब प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा रहा है। मगर यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा एक सवाल उठ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर एक ही फार्मूला है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जिसका काम उसी को साजे। यानी कि एक प्रोफेसर जो कि 15 से 20 साल किसी भी शोबे में, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर वो पढ़ाता है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करता है, वो उसमें एमफिल करता है, उसमें पीएचडी करता है, उसके अंदर एक अपनी एक्सपर्टी गेन करता है, उसके पास एक एक्सपीरियंस है, वो क्लासरूम की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करता है, वो सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स मौजूद हैं उनको अंडरस्टैंड करता है बाकायदा तौर पर, उसको सिस्टम के बारे में ज़्यादा पता है। यानी ये ऐसा ही है कि लोग ये कह रहे हैं कि फिर आप एक और कानून पास करें जिसके अंदर आप ये अलाउ करें कि चीफ सेक्रेटरी कोई भी शख्स लग सकता है। एक कानून पास किया जाए कि आर्मी चीफ कोई भी शख्स लगाया जा सकता है जिसके पास एक मखसूस डिग्री हो। यानी एक्सपीरियंस मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रही है डिग्री के। सिर्फ आप एमए हैं एक ऐसे दौर के अंदर कि जहाँ दुनिया पोस्ट ग्रेजुएट से आगे निकल रही है, दुनिया और बड़ी नए जहान तलाश कर रही है, हम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर मास्टर पास लगा रहे हैं और ये भी इनकी कसर नफसी है कि इन्होंने मास्टर तक इत्तफा कर ली है। इनसे आप 8वीं पास वाइस चांसलर की भी तवक्को कर सकते हैं। बट मसला और प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये तो ऑलरेडी कोई सेक्रेटरी एजुकेशन की कुर्सी पे बैठा है, कोई सेक्रेटरी हेल्थ की कुर्सी पे बैठा है, कोई सेक्रेटरी दाखिला की कुर्सी पे बैठा है। तो ये जो सेक्रेटरीज हैं अगर ये इतने ही बड़े जिन हैं काम करने के और परफॉर्मेंस के, तो ये डिपार्टमेंट क्यों डूब रहे हैं, ये पाकिस्तान क्यों डूब रहे हैं? सिर्फ इन नाअहल करप्ट बाबूस ज़कूटा जिन्नों की वजह से पाकिस्तान के अंदर सिस्टम जो है वो तबाह हो रहा है। लेकिन इसका दूसरा एंड भी है कि मैं ये नहीं कहता कि जो मौजूदा एग्जिस्टिंग सिस्टम है पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा आइडियल है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बड़े कोई कॉम्पिटेंट लोग हैं, या जो हमारी रैंकिंग है इंटरनेशनली वो बहुत अच्छी है। एक सिस्टमैटिक तरीके से
پاکستان کے اندر ہائر ایجوکیشن کو، اسپیشلی جو گورنمنٹ کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. یعنی کس طریقے سے ایک طرف فنڈنگ کے اوپر کٹس لگانے کی بات کی جاتی ہے، پروفیسرس کو وہ سیلریز نہیں ملتی باقاعدہ طور پہ، اور پھر پاکستان جیسے ملکوں کے اندر جو ایجوکیشنل پالیسیز ہیں وہ اس پہ غلامی، بیوروکریسی کی، گورنمنٹ کی، اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے بہت سارے گہرے اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو ٹیچرس بھی کوئی اتنا اچھا پرفارم کر نہیں رہے. لیکن ایک ایسا صوبہ جس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ میٹرک کا امتحان کتابیں کھول کے ہوتا ہو، جہاں پہ سینٹر بکتے ہوں، جہاں پہ بھٹی مافیا کا راج ہو، اب اس صوبے کے اندر اگر آپ ہائر ایجوکیشن کو بھی میٹرک کے امتحانوں سے بدتر بنانا چاہتے ہیں اور ڈگری کی اگر کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے تو اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سسٹم کے اوپر ایک براہ راست حملہ اور فاتح ہے. اب ہم یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں وہ کہتے ہیں نا بندر کے ہاتھ میں ماچس، تو جب بندر کے ہاتھ میں ماچس آتی ہے پھر وہ ماچس کے ساتھ وہی کرتا ہے جو بندر کی ٹریٹس ہیں. یعنی ابھی ہم نے پنجاب کے اندر دیکھا کہ پاک سٹڈیز کی کتاب کے اندر ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ایک چیپٹر انٹروڈیوس کروایا گیا. اس چیپٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ بہت ساری قدور خواتین شخصیات جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں، ان میں نصرت بھٹو کو بھی شامل کر دیا، کلثوم نواز کو بھی شامل کر دیا، بے نظیر کو بھی لے گئے، مریم نواز کو فیملی لمیٹڈ کمپنی بنا دی. یعنی وہ لوگ جو پولیٹیکل فیملیز کی خواتین ہیں جن کی سٹرگل اپنے شوہر کے لیے تھی، اپنی بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، بیوی کے لیے، مطلب ان خواتین کو جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہیں، جن کی کوئی ایسے کو خاص سٹرگل نہیں ہے، ان کا نام کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے نوجوانوں کے لیے. تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس قسم کے فیصلے یہ پاکستان کے تعلیمی نظام کے اوپر ایک براہ راست ایک حملہ ہے، اور اس حملے کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے. لیکن اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ کہتے ہیں نا ہر شاخ پہ جرنیل بیٹھا ہے، بیوروکراٹ بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. تو یہ انجام گلستان والی بات ہے، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس سے بڑا کوئی اور جوک نہیں ہو سکتا کہ آپ پروفیشنلز کو چھوڑ کے آپ مینیجرز کے ذریعے ایجوکیشن سسٹم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. وہ مینیجرز جنہوں نے کسی شعبے کے اندر کچھ پرفارم نہیں کیا، اور اگر کبھی کرپشن کے اوپر، ناہلی کے اوپر، بیڈ گورننس کے اوپر کبھی اس ملک میں احتساب ہوا، تو یہ جو چار طبقے ہیں، جج، جرنیل، بیوروکریٹ اور سیاستدان، یہ اس ملک کی تباہی کے سب سے بڑے پلرز کے طور پہ سامنے آئیں گے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک برا ڈیسیجن ہے، اس برے ڈیسیجن کے برے اثرات مرتب ہوں گے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.